अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। दुनिया के साथ मुकाबला करें तो मालूम होता है कि दीगर शोबों की तरह हमारी ज़राअत भी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है। दुनिया तरक्की करती जा रही है, जबकि हमारे तहकीकी व तालीमी इदारे और किसान आज भी रवायती ज़राअत करते ही नज़र आते हैं। हम ज़राअत को मईशत में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मगर तालीमी निज़ाम में जिद्दत ना होने के बायस अब ये हड्डी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होती जा रही है। एक ज़री मुल्क में तहकीक का आलम यह है कि हम चावल, मकई, सब्जियां और दीगर बहुत ही इजनास के बीज तक बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां हर चीज़ एक क्लिक पर दस्तयाब है, वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दुनिया ने ज़री मंडियां ऑनलाइन कर रखी हैं। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज भी पुराना बोसीदा निज़ाम चल रहा है। हमारे ज़री व तहकीकी इदारे मिलकर कोई काबिल अमल ज़री मार्केटिंग निज़ाम मुतारफ नहीं करवा सके। गुज़श्ता एक प्रोग्राम में ज़री मसाइल के ऊपर तफसीली बात हो चुकी। आज के प्रोग्राम में चंद माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ज़री तालीमी निज़ाम ज़राअत के लिए फ़ायदामंद कैसे हो सकता है। हमारे इदारे ज़री इंजीनियरिंग की डिग्रियां तो दे रहे हैं, मगर आज तक कोई जदीद ज़री मशीन नहीं बनाई जा सकी। छोटी बड़ी हर तरह की मशीनें इंपोर्ट ही की जा रही हैं। हम पाकिस्तान में लोकल ट्रैक्टर नहीं बना सके। हम हाथ से चलने वाला छोटा सा सीड प्लांटर चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज तक ज़राअत की बुनियादी ज़रूरत प्रिसीजन सीड प्लांटर नहीं बनाया जा सका। दुनिया में जदीद ज़राअत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल हो चुकी है, मगर हमारे यहाँ अभी ये चीज़ें सिलेबस में ही शामिल नहीं हो पाई। पाकिस्तानी साहिवाल नस्ल की गाय एक लैक्टेशन में 2000 से 2200 लीटर तक दूध देती है, जबकि दुनिया में इस वक्त एक जानवर एक लैक्टेशन का दूध 12000 लीटर से जायद दे रहा है। यानी हमारे 6 जानवर मिलकर भी उतना दूध नहीं देते जितना तरक्की याफ्ता दुनिया की एक गाय देती है। हमारे यहाँ दर्जनों तालीमी इदारे वेटनरी की तालीम दे रहे हैं। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद भी कोई इदारा नस्ली गाय तैयार नहीं कर सका। हमारे यहाँ कोई बीफ ब्रीड भी नहीं जिससे गोश्त की पैदावार में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। यानी हमारे ऊपर ज़री मुल्क का लेबल तो लगा हुआ है, मगर हम इसका हक अदा नहीं कर रहे। 1950 से 1970 तक चाइना में खुराक की शदीद किल्लत पाई जाती थी। रवायती तरीके से फार्मिंग की जाती थी, फी एकड़ पैदावार भी कम थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज पाकिस्तान में पैदावार ली जा रही है। 70 के बाद चाइना में ज़री इस्लाहात शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2000 तक चाइना ज़राअत में दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया और बहुत सारी फसलों में चाइना इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है। आइए देखते हैं कि चाइना में ये ज़री इनकलाब कैसे आया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आज चाइना से कम से कम 40 साल पीछे है। पाकिस्तान को कौन से इकदाम करने की जरूरत है कि चाइना की कॉपी कर सके, इस पर भी एक नजर दौड़ा दें। चाइना में ज़री इनकलाब की बुनियाद लैंड रिफॉर्म से हुई, जिसके तहत मुश्तरका ज़मींदारी निज़ाम को ख़त्म करके किसान को खेती बाड़ी में फ़ायदे या नुकसान का हिस्सेदार बनाया गया। इस निज़ाम को हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर रेगुलेट किया और मॉनिटर भी। इदारों की तरफ से म्यारी बीज तैयार करके किसानों को दिए गए और जाली बीजों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की गई। कमर्शियल स्केल के फार्म्स के लिए बड़ी मशीनरी, जबकि छोटे किसानों के लिए छोटी मशीनरी तैयार की गई। खादों की पैदावार मकामी सतह पर की गई और सस्ते दामों खादें किसानों तक पहुंचाई गईं। अमली ज़री तालीम को आम किया गया। आबपाशी के निज़ाम को जदीद खतूर पर इस्तेमाल किया गया और पानी के ज़िया को रोकने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़री मशीनरी को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। लेबर का काम ज्यादातर मशीनों से ही लिया गया। आज चाइना में ज़राअत इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसानों की जगह खेतों में रोबोट चलते फिरते नजर आते हैं। खादों और स्प्रे के छिड़काव के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। आबपाशी के लिए खुदकार निज़ाम चल रहा है और बीज GMO टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किए जा रहे हैं। ज़राअत की ज़बूं हाली और हमारे तालीमी इदारों के किरदार पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ वसीम मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब को बाबा ज़राअत कहा जाता है। इस्लाम जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि कहाँ गलती हुई हमसे, हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं ज़राअत में। एक देहाती बैकग्राउंड के बच्चों को इग्नोर करना
और दूसरा एक आ गया सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि मुझे अगर मेरिट पे दाखिला नहीं मिला, मेरे नंबर चाहे कितने हों, लेकिन मैं वो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मैं ज़्यादा फीस दे सकता हूँ, तो मुझे भी दाखिला मिल सकता है। उसके नतीजे में यूनिवर्सिटियों को और कॉलेजों को पता चला कि यार ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसे हमने इग्नोर किया है, और नतीजतन फिर कॉलेजों की भरमार होती गई। अच्छा अफसर, ये फरमाएं कि हमारे यहाँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर का नाम तो बच्चों ने सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा। उसके अलावा हमारे पास इरिगेशन के निज़ाम बहुत पुराने हैं, सेंट्रल पिवट इरिगेशन का बच्चों को नहीं पता। करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, किस तरह इनको सही किया जा सकता है? एक तो सूरत हाल ये है कि जो हमारा सिलेबस है वो टोटली अपडेट होना चाहिए, वो अपडेट नहीं है। दूसरा, हमारे बच्चों को ना हमारे असातिज़ा बताते हैं और ना बच्चे देखना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है। AI एग्रीकल्चर ये एक बड़ा हॉट किस्म का सब्जेक्ट है। फिर इसी के साथ जो है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी एक चीज़ है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती है तो वो बायोटेक्नोलॉजी कर सकती है। अब एग्रीकल्चर में करने वाले बहुत ज़्यादा काम हैं। क्या जितना हम बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आधे बीज से हम उतनी पैदावार ले सकते हैं, उतने ही पौधे ले सकते हैं। इसलिए कि दुनिया के अंदर चल पड़ा है 100 ग्रेन वेट, इसे कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कि मैं अपनी फसल को उतना बीज दूं जितना मुझे ज़रूरत है। प्लांट पॉपुलेशन पूरी करने के लिए मैं नंबर ऑफ सीड्स नंबर ऑफ सीड्स, और उसके लिए मेरी सीड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना कि आप 40 किलो डाल लें, उसको पता है कि 20 किलो में काम हो जाएगा, लेकिन उसको ये एहसास है कि अगर दरमियान में ख़राब बीज भी हुआ तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, वो हिसाब पूरा कर जाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर की जो बैकबोन है वो है पानी, और पानी का ज़िया और पानी के बारे में जो हमारी जानकारी है वो बड़ी ही अफसोसनाक है। उसके अंदर हम बहुत पीछे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर पिवट इरिगेशन सिस्टम आया। अब पिवट इरिगेशन सिस्टम के बारे में मैं तकरीबन 15 साल अपने हाथों से कोई 150 पिवट्स में चलाता रहा हूँ, और मुझे पता है कि उसके पीछे थ्योरी क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। उसका एक फ़ायदा जो मेरे सुनने वालों को भी समझ में आएगा वो ये है कि अगर मेरे पास 12 एकड़ हैं और मुझे बैंक से कर्ज़ा चाहिए, तो मुझे वो इस काबिल समझते हैं कि मुझे एक ट्यूबवेल का कर्ज़ा दे दें। इसका मतलब ये है कि मैं 12 एकड़ वाला एक ट्यूबवेल के पानी से अच्छी तरीके से सैराब कर सकता है 12 एकड़ को। लेकिन वो 12 एकड़ वो पानी जो मैं 12 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं उसको पिवट इरिगेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करूँ, उसमें वो 156 एकड़ को 156 एकड़ को वो सैराब करता है, और मैं 15 साल उससे भरपूर मैं फसल लेता रहा। साहब, आपका बैरून ममालिक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने सऊदी अरब में काम किया, कीनिया में काम किया, मुख्तलिफ ममालिक में आपने काम किया हुआ है। ये बताएं कि मेजर डिफरेंस क्या है हमारी ज़राअत में और तरक्की याफ्ता ज़राअत में? सारी चीज़ शुरू होती है जनून से। हम लोगों के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करते नई आने वाली चीज़ को। हाफ़िज़ साहब, हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी तो इशू है। क्या वो लेटेस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर से वाकिफ़ हैं? हमें जो मुझे याद है अपने ज़माने के अंदर जब बाल सफ़ेद होते थे तो वो आदमी पहुंचता था एसोसिएट प्रोफेसर। अब वाइस चांसलर के लिए जो अखबार में इश्तिहार आया है, उसने कहा एज शुड नॉट बी लेस देन 50 ईयर्स। इसका मतलब है कि 50 वाला और 51 वाला जो है वो वाइस चांसलर बन सकता है, और वाइस चांसलर के लिए ज़रूरी है कि वो कहीं प्रोफेसर रहा हो। तो एक्चुअली ये कई चीज़ें आकर मिलकर इसमें ख़राब हुआ है काम। सर, अगर वन लाइनर सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या है, मुख्तसरन हमें बताएं। मेरा ख्याल ये है कि हमें देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। सीड टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, और जो कुछ दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है, हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, हाउ टू एंश्योर ह्यूमन फूड सिक्योरिटी एज वेल एज एनिमल फूड सिक्योरिटी, हमें वो तमाम चीज़ें चाहिए। जी हाफ़िज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, और तरीका क्या है वो हाफ़िज़ साहब ने हमें तफसीलन बता दिया। हमारे साथ इस वक्त मिस माहा जमशेद मौजूद हैं। मिस माहा पाकिस्तान समेत 4 मुख्तलिफ ममालिक में ज़री तालीम हासिल कर चुकी हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम और बैरून ममालिक का निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क है। वालेकुम अस्सलाम। मिस बताइएगा, आपने माशाल्लाह 4 मुख्तलिफ ममालिक से एक डिग्री हासिल की है, तो अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान, स्पेन और बाकी ममालिक का, तो क्या फ़र्क है? तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन किया है वहाँ पे, और यहाँ के सिस्टम को कंपैरिजन करते हुए कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंट एंड सफिशिएंट हैं।
एफिशिएंट इन अ सेंस कि वहाँ पे जितनी भी अप्रोचेज़ और जो भी मेथोडोलॉजीज़ अडॉप्ट हो रही हैं वो न्यू हैं, इनोवेटिव हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सफिशेंट हैं हर स्टूडेंट के लिए कि कोई भी स्टूडेंट इजीली अप्रोच कर सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ की थोड़ा सा कमी आती है, फंडिंग थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा कमी आती है। रिलेटेड इससे चीज़ें फंडिंग में स्पेशली जो है वो कम होते हैं। वहाँ पे जो फंडिंग है अगर वो किसी भी रिसर्च टॉपिक से पे है और कोई भी रेलेवेंट रिसर्च वहाँ पे कंडक्ट हो रही है तो हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड होगी, फ्रॉम योर ट्रैवलिंग, कहाँ पे आपने कौन से आपको ऑपरेटर्स चाहिए, वहाँ पे कौन से आपकी पब्लिकेशन कौन से जर्नल में होने हैं, तो इन सब चीज़ों की एक प्रॉपर फंडिंग डेडिकेट होती है वहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में एक प्लेजरिज्म का बड़ा सिस्टम है। अक्सर पीएचडीज़ के थीसिस तक जो हैं वो प्लेजराइज्ड होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं, और फिर कॉपी पेस्ट का बड़ा सिस्टम है, और फिर फील्ड जो एग्रीकल्चर की रिसर्च है वो बेसिकली फील्ड रिसर्च होती है, लेकिन सारा काम ऑफिस में किया होता है, बाहर प्लॉट तक मौजूद नहीं होता। तो क्या उन कंट्रीज़ में भी ऐसा है? स्टूडेंट एज अ रिसर्चर वहाँ पे तो स्टूडेंट टीचर्स लेवल पे भी ये चीज़ तो कंसेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर उनकी मैथडोलॉजी कहीं पे वर्क नहीं कर रही तो वो डेटा को मैनिपुलेट नहीं करते। दे ओन देयर रिसर्च, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, कि वो स्टूडेंट्स के अंदर वो एबिलिटीज़ बिल्ड कराते हैं कि वो देखें कि अगर उनकी रिसर्च नहीं काम कर रही तो वो मैनिपुलेट ना करें डेटा को, कम अप विद द गुड रिजल्ट्स, अगर नहीं आ रहे तो इट्स ओके। अच्छा ये बताएं कि हमारी जब टॉपिक सिलेक्शन होती है तो वो मोस्टली जो सुपरवाइज़र होता है वो और स्टूडेंट मिल के बना रहे होते हैं कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। जब मैंने देखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्री का इशू होता है उसको एड्रेस किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये गैप है? जी, वहाँ पे जो है ना वो अप्लाइड रिसर्च की तरफ जो है ना लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमने जो रिसर्च कंडक्ट करानी है उसका फील्ड में नॉर्मल या आपके फार्मर लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट चल रहा है। फंडामेंटल रिसर्च तो हो रही है, लेकिन अगर फंडामेंटल अप्लाइड में नहीं जा रही तो उस फंडामेंटल रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा। तो वो पहले से अपना रखते हैं, ग्रोअर्स मिलके या इंडस्ट्री मिलके ये कहते हैं कि हमें ये वाले चैलेंजेस आ रहे हैं इस रिसर्च में, तो आप इसको एड्रेस करने के लिए वो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। क्या हमारे स्टूडेंट जो हैं वो उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने बैरून ममालिक के हैं, या स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल लेवल में भी कोई कमी है? मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल में कमी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर, आप उनको देखेंगे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कंपैरेटिवली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से। आई गिव यू एन एग्जांपल कि यहाँ पे 75% अटेंडेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि आपने ओवरऑल उस चीज़ को मेंटेन करना होता है किसी भी सेमेस्टर में, आपने एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए। और जब मैं वहाँ पे गई तो इट वाज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि वहाँ पे अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्लास में आना है और करना है। तो वो 75% वाला कंसेप्ट नहीं है कि आपने 75% मेंटेन किए हैं तब भी आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। जी मिस माहा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। यकीनन हमारे स्टूडेंट भी उतने ही लायक हैं जितने तरक्की याफ्ता ममालिक के स्टूडेंट, सिर्फ ज़रूरत है तो इनको इक्विप करने की, इनको रिसोर्सेज देने की। पाकिस्तान में ज़री तालीम और चाइना में ज़री तालीम का क्या फ़र्क है? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में पीएचडी की है चाइना से। उनसे पूछते हैं कि दोनों ममालिक में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स और चाइना के ग्रेजुएट्स में मेजर फ़र्क है वो रिसर्च एक्सपोजर का है, और उनके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फार्मर ओरिएंटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड और मेजर कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं कि उसकी बेस के ऊपर एग्रीकल्चर रिसर्च डिज़ाइन की जाती है, और उनकी रिसर्च जो फंडिंग्स हैं वो इंडस्ट्री बाज़ फंड कर रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने ये कहा कि इंडस्ट्री जो है वो फंडिंग कर रही होती है स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए, तो वो क्यों फंडिंग करते हैं, उसकी वजह क्या है? वो इसलिए फंडिंग करते हैं कि जो उनकी डिमांड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उस चीज़ को डेवलप करने के लिए रिसर्च उनके मसाइल को हाईलाइट किया जाता है, उनके मसाइल का हल पेश किया जाता है। जी बिल्कुल, उनके मसाइल को हल करने के लिए वो रिसर्च की जाए। क्या पाकिस्तान में ऐसा है? पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे ऐसा शुरू हो चुका है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है ये प्रैक्टिस, तो हमें ये प्रैक्टिस अपने यहाँ लागू करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये भी फरमाएं कि वहाँ जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं क्या वो प्रैक्टिकल होती है या जस्ट लैब में रिसर्च की जाती है? उसमें दोनों तरह की रिसर्च होती है। लैब का मतलब ये है कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो उसमें बेसिक रिसर्च भी की जाती है जिसकी भी ज़रूरत है हमें, जिसकी बेस के ऊपर फर्दर रिसर्च डेवलपमेंट्स होती हैं,
اور اس میں اپلائیڈ ریسرچ جو فارمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اچھی خاصی فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے, بیسک ریسرچ کے لیے بھی اور اپلائیڈ کے لیے بھی. سر پاکستان کا موازنہ کیا جائے چائنا کے ساتھ تو یہ بتائیں جو پاکستان میں ریسرچ کی جاتی ہے وہ کس قدر مفید ہے اور جو چائنا میں ریسرچ کی جاتی ہے وہ کس قدر مفید ہے؟ ہمارے ہاں بھی کچھ انسٹیٹیوٹ میں بہت اچھی ریسرچ شروع ہو چکی ہے اور ہم بھی آہستہ آہستہ بہت اچھے اس کی فیوچر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہمیں مزید امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اچھے ٹاپک سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ریسرچ کو فارمر اورینٹیڈ اور انڈسٹری اورینٹیڈ اور جو میجر آپ کا فائنل کنزیومر ہے اس کے اورینٹیڈ ہونی چاہیے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم چیزوں کو ڈیولپ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ چائنا میں اسٹڈی کر چکے ہیں, آسٹریلیا میں اسٹڈی کر چکے ہیں اور پاکستان کے سسٹم کو بھی جانتے ہیں, تو یہ فرمائیں کہ تینوں ممالک کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو کہاں ہونے والی ریسرچ زیادہ مفید ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی ریسرچ فیلڈ کی ریسرچ ہوتی ہے اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ایگریکلچر کی ڈگری کروا رہی ہیں جن کے پاس فارم لینڈ یا ان کے پاس ریسرچ کے لیے ایریا ہی اویلیبل نہیں ہے. چائنا کے اندر ہر لیب کی الگ سے ایلوکیٹڈ لینڈ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اپنے پریکٹیکلی ہر چیز کا ریسرچ کرتے ہیں, اس کے اوپر ورک کرتے ہیں. اور ایسے ہی آسٹریلیا کے اندر فارمر اورینٹیڈ کہ ان کے ریسرچ بورڈ کے اندر فارمرز ایز اے ممبر شامل ہوتے ہیں جو اپنے پرابلمس بتاتے ہیں اور ان کے سلوشن کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ون لائنر اگر میں پوچھوں کہ ہم اس سارے سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ریسرچ ہو سکتی ہے پاکستان میں, تو وہ ون لائنر کیا ہوگا آپ؟ اس کے لیے میں کہوں گا کہ ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے. صرف آفس کے اندر بیٹھ کے ریٹن ورک کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی, ریسرچ فیلڈ میں کرنی چاہیے. اگر ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج حاصل ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جب تک زرعی ریسرچ زرعی مسائل کے اوپر نہیں ہوگی تب تک تھیسس الماریوں کی زینت ہی بنے رہے. بات صرف زراعت کی نہیں, ہمارا لائف سٹاک کا شعبہ بھی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے. گولڈن رنگ کی خوبصورت ساہیوال نسل کی گائے کسی کمرشل فارم پر نظر نہیں آتی. وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا دودھ صرف 10 لیٹر فی دن ہے, جبکہ دنیا میں گائے 50 لیٹر تک فی دن تک دودھ دیتی ہیں. قصور گائے کا نہیں, اداروں کا ہے جنہوں نے بریڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا تھا مگر نہ کیا. مختصر بریک, اور بریک کے بعد آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے میں لیے جائیں گے جہاں لائف سٹاک کی ڈگریاں دی جاتی ہیں اور وہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے ہم لائف سٹاک میں بھی دنیا سے پیچھے کیوں ہیں. جانوروں کا فیڈ کنورژن ریشو یعنی خوراک کو دودھ اور گوشت میں کنورٹ کرنے کا فارمولا, یہ ایسا فارمولا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور کمرشل سکیل کے لیے وائبل ہے یا نہیں. ہمارے ہاں جتنے بھی مقامی جانور پائے جاتے ہیں جن میں ساہیوال نسل کی گائے, چولستانی گائے, نیلی راوی بھینس, ان میں کوئی ایک بھی جانور ایسا نہیں ہے جس کا فیڈ کنورژن ریشو کاروباری حضرات کے مطابق ہو. اسی لیے کمرشل سکیل کے کسی ایک فارم پر بھی آپ کو یہ جانور نظر نہیں آئیں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی بریڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اداروں نے کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ جانور دنیا کے جانوروں سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں. یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا شمار پاکستان کے بڑے اداروں میں ہوتا ہے جہاں بچوں کو لائف سٹاک مینجمنٹ کی تعلیم دی جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب موجود ہیں. ان سے پاکستان کی لائف سٹاک کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ستارہ امتیاز ہیں اور اچھا نام ہے ایک لائف سٹاک انڈسٹری کا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا لائف سٹاک اور جو ڈیولپڈ دنیا کا لائف سٹاک ہے وہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ آس پاس ہیں؟ ہمیں اب بہت سا سفر طے کرنا ہے, لیکن اگر ہم اپنا ہی محاسبہ کریں تو اوور 70 ایئرز بہت سی چیزیں ہمارے فارمرز نے اڈاپٹ کی ہیں. کمرشلائزیشن پچھلے 2 ڈیکیڈز میں شروع ہو چکی ہے, چاہے وہ میٹ میں ہو چاہے وہ ڈیری میں ہو. ہم کہاں کھڑے, ہماری کہاں کوتاہی ہے, کہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم نے کمی چھوڑی؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ سلیکشن کریں اور آپ بریڈ امپرومنٹ, آرٹیفیشل انسیمینیشن یا اب اور بھی جدید ریپروڈکٹیو بائیو ٹیکنالوجیز جن میں ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہے, ان کا بھی استعمال کر کے ہم ایسا لیکن شکر ہے کہ کم از کم اب یہ اے آئی تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے لیکن اس کی اڈیپٹیشن کم ہے.
सर Hard- AI इस वक्त मोस्टली फार्मर्स करवा रहे हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि सीमन क्वालिटी का नहीं मिल रहा है AI में। सर करना किसने था, ये ब्रीड डेवलपमेंट का काम किसने करना था? 2014 में एक लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब ने पूरी इसमें लीड ली, वो बना दी है। और उन्होंने अब ये जो जैसे आपने जिक्र किया बनियामीन के SPUs हैं, प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के भी हैं, उनको रेगुलेट किया। और वरना इससे पहले जो इम्पोर्टेड सीमन आ रहा था वो साहिवाल जो हमने ख़राब की, वो साहिवाल में भी हम लगाते रहे, तो साहिवाल तो एक्सटिंक्ट हो गई। सर हमारे कुछ कमर्शियल फार्म्स से हमारे विज़िट हुए, फार्मर से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो तालीमी इदारों से हमारे पास बच्चे आते हैं वो इतने ट्रेन नहीं होते, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता कि वो हमारे फार्म्स को मैनेज कर सकें। तो हमारे जो तालीमी इदारे हैं, क्या इनमें भी किसी जगह आपको लगता है कि कोई खला है? ये हमारा इदारा शायद सबसे ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है विद इंडस्ट्री। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, फाइनल ईयर का मैंडेटरी और प्री इंटर्नशिप, वो बच्चों को हमें 1 महीना 2 महीने बाहर निकालना चाहिए और वो जाके आउट ऑफ यूनिवर्सिटी कंपनीज में, फार्म्स पे रहें और फिर उनको पता लगे कि हमें क्या कुछ करना है। ये फरमाएंगे जो हमारे डिफरेंट कम्बिनेशन के सिलेबस हैं, ये अप टू स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ हैं? 4 साल पहले जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली तो मेरे 4 पॉइंट्स जो मेरा विजन था उसमें ये भी था कि जो हमारा इस इदारे का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो सबसे 150 साल पुराना प्रोग्राम है वेटनरी मेडिसिन का, उसको हम इंटरनेशनली या तो यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के साथ लेके जाएं। और ये आसान नहीं है, लेकिन उसकी हमने उनकी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाई है। और एक हमारा ज़ीरो विज़िट उनके साथ हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में वो आए। और एक इंडिकेटर ये है कि हमारी जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के वेटनरी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के 4 स्टेप्स होते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि 5% बच्चे हमारे आज भी यहीं बैठे, वो सर्विस पहले नहीं थी, दे आर क्वालिफाइंग दो स्टैंडर्ड्स। जी डॉक्टर नसीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा, फेडरल हुकूमत को, प्रोविंशियल हुकूमत को और किसानों को, तमाम को कोलैबोरेशंस के साथ काम करेंगे तो ही लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल पर काम करने वाली ज़री कंपनीज तरजीही बुनियादों पर कोशिश करती हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फॉरेन क्वालिफाइड यानी बैरून ममालिक से पढ़े लिखे अफराद का चुनाव करें। क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी इदारों से पढ़े हुए लड़के लड़कियां ये तहकीकी काम नहीं कर सकते? आइए एक तकाबली जायजा लेते हैं कि बैरून ममालिक में ज़री तहकीक किस तरह की जाती है और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल। हिस्सा ज़मीन बरसरे ज़मीन यानी ज़राअत की पढ़ाई खेतों में ही हो सकती है और जदीद दुनिया में ज़री कोर्सेज का ज़्यादातर हिस्सा खेतों में ही अमली तौर पर पढ़ाया जाता है। चाइना की ही मिसाल ले लीजिए, आप जो भी थीसिस करना चाहते हैं आपको ज़मीन फ्राहम की जाती है और सुपरवाइजर की ज़ेरे निगरानी अपना रिसर्च वर्क अमली तौर पर करके दिखाएं और डिग्री ले जाएं। मगर पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल की बजाय चंद मरले के प्लॉट पर ही काम करवाकर स्टूडेंट को PhD की डिग्री दे दी जाती है। हिमसाया मुल्क भारत एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में इतना आगे निकल चुका है कि गांव में बैठे हुए किसान को मालूम है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन का क्या रेट चल रहा है और उसको अपनी सोयाबीन किस रेट पर फरोख्त करनी है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत में मार्केटिंग सिस्टम कैसे अपडेट हुआ, पाकिस्तान में मिडलमैन और आड़ती का क्या किरदार है और भारत में इसको किस तरह रेगुलेट किया गया है। सन 2000 तक पाकिस्तानी किसान हिमसाया मुल्क भारत के किसान से ज्यादा खुशहाल था, हमारी फी एकड़ पैदावार भी भारत से ज्यादा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता भारत में ज़री इस्लाहात शुरू हो गई और आज सूरत हाल ये है कि फसलों के साथ साथ
हमसाया मुल्क ज़री इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे निकल चुका है। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनरी ट्रैक्टर से लेकर जदीद हार्वेस्टर तक भारत में ही तैयार किया जा रहा है। ये ना सिर्फ मुल्की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि बैरून ममालिक में एक्सपोर्ट करके इससे कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि भारत में ये इनकलाब कैसे आया और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। हमसाया मुल्क मैकेनिकल ज़राअत में बहुत आगे निकल चुका है। चंद साल कबल दोनों ममालिक की प्रैक्टिसेस एक जैसी थी और पैदावार भी तकरीबन एक जितनी, मगर 90 की दहाई में इंडिया ने ज़री इस्लाहात पर काम शुरू किया जो आज तक जारी है। मकामी सतह पर ज़री मशीनरी बनाना शुरू की गई। भारत अपना पहला ट्रैक्टर 1974 में ही तैयार कर चुका था और आज दुनिया के जदीद कंबाइन हार्वेस्टर तक तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ 100 से ज़ायद बड़ी कंपनियां ज़री आलात बनाकर न सिर्फ मकामी जरूरत पूरी कर रही हैं बल्कि इन्हें बैरून ममालिक एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। प्रिसीजन सीड प्लांटर, पावर टिलर्स, कल्टीवेटर, साइलेज मशीनरी, मुख्तलिफ इक़साम की स्प्रे मशीन, रूटावेटर और बहुत सी दीगर जदीद मशीनरी भी भारत में ही तैयार की जा रही है। पाकिस्तान के ज़री तालीमी निज़ाम पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक अख्तर साहब मौजूद हैं, साबिका डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन महकमा ज़राअत पंजाब। उनसे बात करते हैं कि इस निज़ाम को कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग आम कहते हुए ये देखे जाते हैं कि हमारा जो रट्टे का इम्तिहान होता है, तो ये किसी हद तक ठीक भी है। एक तो हमारी जितनी ज़री यूनिवर्सिटियाँ इनके अंदर जो इस वक्त सिलेबस पढ़ाया जाता है वो सिलेबस, वो निसाब जो है वो दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के साथ उस तरीके से हम आहंग नहीं है या उस तरीके से एडवांस नहीं है जिस तरीके से पूरी दुनिया में ज़री तालीम को अहमियत दी जाती है। दूसरी वजह ये है कि ये जो हमारे यहाँ गैर निसाबी सरगर्मियाँ आजकल यूनिवर्सिटियों में वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो निसाबी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो ही नहीं है। फिर तीसरी वजह ये है कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटियों में ये नहीं देखता कि क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही, प्रोफेसर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। तालब इल्म जो हैं वो बहुत कम फील्ड में निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो एक एक दो दो मरले के रिसर्च प्लॉट लगाए होते हैं जो कि स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है। जब ये लोग फील्ड में जाते हैं, जब एकड़्स हज़ारों एकड़्स के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है तो फिर इनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि अब क्या करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गुज़श्ता चंद सालों में एक प्रोग्राम शुरू किया था ज़री ग्रेजुएट्स की इंटर्नशिप का, जो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, वो शायद अभी भी चल रहा है। तो वो उससे ये है कि वो एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है आखिरी सेमेस्टर के अंदर। अच्छा सर, मैंने चाइना का मॉडल स्टडी किया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो जब तक अगर 2 साल की डिग्री है तो 1 साल बच्चे ने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है, दूसरा साल बाकायदा तौर पे फार्म्स के ऊपर प्रैक्टिकल काम करना है, और उसकी जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो भी ये है कि उसने कितना सक्सेसफुली उस फार्म के ऊपर जो भी वो रिसर्च कर रहा है वो ग्रो करके दिखाया है और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सही आपने कहा है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी तो उस वक्त जिस वक्त वो एज ए प्रोफेशनल फील्ड में आकर काम करना शुरू करेंगे तो वो उस तरीके के नताइज नहीं दे सकेंगे जो उनसे तवक्को की जा सकती है। क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है या इदारे सिंसियर नहीं है या स्टूडेंट सिंसियर नहीं है, किस तरफ से प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये हो रहा आज तक? ये मेरा ख्याल है, अगर टू बी ऑनेस्ट, सब जगह पे कुछ ना कुछ मसला है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाना और वो स्टूडेंट्स को उसके मुताबिक उस तालीम देना, ये यूनिवर्सिटियों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ फिर उनको प्रैक्टिकल करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी है, फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। ये भी देखें कि वो किस हद तक वहाँ पर हो रही है। फिर स्टूडेंट्स जो है वो उनमें भी वो एंथुसिज्म या दिलचस्पी नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि जी ठीक है पीरियड पढ़ ले आधा या पूरा, उसके बाद हम घर चले जाएं। कोई फील्ड में जाकर काम करने के लिए उस तरीके से तैयार नहीं है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? इसके लिए विल चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो ज़ाहिर डिग्री लेनी है, उसने पास होना है। तो जब आप उसके लिए मॉनिटरिंग को और सिस्टम को इस तरीके से बना देंगे तो उसको उस सिस्टम में से गुजर कर डिग्री हासिल करनी है तो वो उसकी तरफ जाने पर मजबूर होगा। नीदरलैंड छोटा सा मुल्क है लेकिन वो पूरी दुनिया में जो लाइफ स्टॉक रिलेटेड इम्प्लीमेंट है वो सेल भी करता है और डेयरी प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। पाकिस्तान भी एक ज़री मुल्क है, आपको नहीं लगता कि हमें भी अब इस तरह का रोल करना चाहिए था कि हम दुनिया में ज़राअत एक्सपोर्ट कर रहे होते, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे होते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर। यहाँ चाहिए था कि आज कम अज़ कम हम
अब बाहर से कुछ मंगवा तो ना होते। जी रफीक साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे तालीमी इदारों, हुकूमत और स्टूडेंट्स सबको मिलकर काम करना होगा। सबकी मुश्तरका काविशों से ही हमारा ज़री तालीमी निज़ाम बेहतर हो सकता है। हमारे तालीमी व तहकीकी इदारे जहाँ जदीद ज़राअत को मुतारफ़ कराने में नाकाम रहे, वही आज तक कोई ऐसा काबिल अमल ज़री मंडियों का मॉडल भी पेश नहीं किया जा सका जहाँ किसान अच्छे रेट पर अपनी मसनूआत फ़रोख्त कर सकें। 6 माह तक मेहनत करने वाला किसान उतना मुनाफा नहीं कमाता जितना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके आड़ती और मिडल मैन कमा लेता है। आइए आपको चंद ममालिक की ज़री मंडियों की सूरत हाल दिखाते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस तरह किसान को उसकी इजनास की फेयर प्राइस मिलती है। किसान ज़री इजनास उगा तो लेता है, मगर मार्केट में उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा ये आड़ती और दूसरे दरमियानी किरदार तय कर रहे होते हैं। किसान को नुकसान पहुंचाना है या फायदा, ये सब मंडियों में बैठे किरदार तय करते हैं। बहुत से ममालिक में हुकूमत जिस ज़री जिन्स को मुल्क में ज्यादा काश्त करवाना चाहती है उस पर स्पॉट प्राइस दे देती है, यानी ओपन मार्केट में अगर किसान को वो कीमत ना मिले तो वो हुकूमती मराकज़ में अपनी मसनूआत फरोख्त कर सकता है। इसके अलावा खेतों से मंडियों तक ज़री इजनास लाने वालों को इस तरह रेगुलेट किया जाता है कि वो एक हद से ज्यादा मुनाफा ना ले सकें। बहुत से ममालिक में अब ऑनलाइन ज़री मंडियां चल रही हैं, जहां एक वक्त में हजारों लोग अशिया की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट के इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से मकामी मंडी में कीमतें मुस्तहकम रहती हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा कोई निजाम नहीं है। मंडियों में आड़ती खरीदार के साथ मिलकर किसान की चीजों के रेट गिरा रहे होते हैं। प्रोग्राम किसान के नाम में हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त सेगमेंट, सवालात आपके जवाबात हमारे, यानी अब आपके ज़राअत, मछली फार्मिंग और लाइफ स्टॉक के मुतल्लिका मसाइल का हल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। तो फिर देर किस बात की, अभी अपना फ़ोन उठाइए और 1 मिनट तक की वीडियो बनाइए जिसमें अपने मसाइल पेश कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे माहिरीन आपको उसका बेहतरीन हल बताएंगे। दरख्त अपने फल से, जबकि तालीमी इदारे स्टूडेंट्स के मेयार से पहचाने जाते हैं। हमारी ज़री ज़बू हाली ये बताती है कि हमारे ज़री तालीमी इदारों ने उस तरह के स्टूडेंट्स तैयार नहीं किए जिन्होंने ज़राअत को बेहतरी के रास्ते पर डालना था। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन थी और ज़मीन रहेगी। हमें इसी ज़मीन से ही सोना उगाना है और ये सोना उगाने के लिए हमें एक फोर्स तैयार करने की ज़रूरत है। ये फोर्स हमारे तालीमी इदारों ने ही तैयार करनी है। जब तक हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि हमें तब्दीली की ज़रूरत है, वो फोर्स तैयार नहीं हो सकती। एक भी ज़मीर जाग गया तो तब्दीली की बुनियाद रखी जाएगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।